हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर सिंक्रोनस जनरेटर पढ़ रहे हैं, जिसे हम ऑल्टरनेटर भी कहते हैं। आज मैं आपको सिंक्रोनस जनरेटर या ऑल्टरनेटर में 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग जो है वो स्टेटर पर ही क्यों प्रोवाइड करते हैं, उसके एडवांटेजेस समझाने वाली हूँ। तो वो एडवांटेजेस सारे लिस्ट आउट किए हुए हैं एज कंपेयर टू 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग ओवर द रोटर। उसके कंपैरिजन में सारी ये डिस्कशंस किए हुए हैं। अगर आप चाहे तो सेम इस नरेशन को आप टेबुलर फॉर्म में भी सेपरेट आउट कर सकते हैं डिफरेंस के फॉर्म में। मतलब अगर हमने आर्मेचर वाइंडिंग 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर पर दिया तो पॉइंट्स, और उससे रिलेटेड आर्मेचर वाइंडिंग को अगर हमने स्टेटर पर दिया तो ऐसा भी डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप इस आंसर को तैयार कर सकते हैं। डिफरेंट एग्जाम्स में जहां पर सिलेबस में सिंक्रोनस जनरेटर है, वहां पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और थ्योरेटिकल मैनर में ये पूछा जाता है। चाहे तो आप इन पॉइंट्स के फॉर्म में लिखिए, और चाहे तो जैसा अभी मैंने टेबुलर डिफरेंस क्रिएट करके वैसा भी आप तैयार कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि द आउटपुट करंट कैन बी डायरेक्टली लेड टुवर्ड्स द लोड सर्किट विदाउट पासिंग इट थ्रू ब्रश कॉन्टैक्ट्स एंड द स्लिप रिंग। इसका मतलब ये है बेटा कि जब हम आर्मेचर वाइंडिंग 3 फेज वाली जो है स्टेटर पर देते हैं, तो स्टेटर अपने आप में स्टेशनरी इलेक्ट्रिकल 3 फेज सर्किट है, और लोड जो बाहर हमने लगा के रखा है वो भी स्टेशनरी होगा, ऑब्वियस है। तो वो स्टेशनरी लोड जो है इलेक्ट्रिकल लोड और ये स्टेशनरी आर्मेचर वाइंडिंग का कनेक्शन बहुत इजीली हो जाता है। यहाँ पे हमें स्लिप रिंग्स या ब्रशेस, स्लिप रिंग्स और ब्रशेस का कॉम्बिनेशन यूटिलाइज नहीं करना पड़ता, क्योंकि स्लिप रिंग और ब्रशेस का कॉम्बिनेशन कब हम यूज करते हैं, जब हम एक रोटेटरी इलेक्ट्रिकल सर्किट को स्टेशनरी इलेक्ट्रिकल सर्किट से कनेक्ट करते हैं। तो अगर मैं जो कह रही हूँ कि यहाँ पे स्लिप रिंग्स और ब्रशेस नहीं यूज करनी पड़ती, पर अगर यही मैंने 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर पे दिया होता तो मुझे 3 सेट ऑफ स्लिप रिंग्स और 3 सेट ऑफ ब्रशेस यूज करने पड़ते। कॉस्टलियर अफेयर होता, क्योंकि वो ब्रशेस और स्लिप रिंग्स का मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए जो हाई वोल्टेज को बियर कर सके। 33 केवी या उससे ज्यादा या इससे कम केवी के वोल्ट्स को वो बियर कर सके, ऐसा वो मटेरियल होना चाहिए था स्लिप रिंग और ब्रशेस का। मतलब महंगा अफेयर होता वो, या महंगा कॉस्ट बढ़ा देता सिंक्रोनस जनरेटर की। तो इसका मतलब सिंक्रोनस जनरेटर में अगर आर्मेचर को हम स्टेशनरी बनाते हैं, मतलब स्टेटर पर अप्लाई करते हैं, तो हमें स्लिप रिंग और ब्रशेस नहीं यूज करने पड़ रहे हैं, जो कि सस्ता है, कॉस्टली नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। और वही अगर फील्ड वाइंडिंग जो हम आर्मेचर पे 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग को हम स्टेटर पर दे रहे हैं, तो वहां पे स्लिप रिंग और ब्रशेस नहीं यूज कर रहे हैं, और रोटर पर जब हम डीसी फील्ड वाइंडिंग यूज कर रहे हैं और डीसी एक्साइटेशन सिस्टम से घूमने वाली फील्ड वाइंडिंग डीसी वाइंडिंग को कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमें 2 स्लिप रिंग्स यूज करनी पड़ रही है वहां पे, क्योंकि डीसी एक्साइटेशन वाला स्टेशनरी सर्किट है और रोटर पर जो फील्ड वाइंडिंग है वो घूमने वाली वाइंडिंग है। तो दोनों के बीच में कनेक्शन क्रिएट करने के लिए स्लिप रिंग्स यूज करनी पड़े, पर 2 ही करनी पड़ेंगी। अगर आर्मेचर होती तो 3 करनी पड़ती, मटेरियल बहुत अच्छा यूज करना पड़ता। यहाँ पे क्यों? क्योंकि मटेरियल वहां पे क्यों अच्छा यूज करना पड़ता, क्योंकि हाई वोल्टेज से डील कर रही होती वो स्लिप रिंग्स और ब्रशेस। यहाँ पे सिर्फ फील्ड वाइंडिंग जो है वो 125 से 600 वोल्ट्स के आसपास का ही वोल्टेज कैरी करती है, तो स्लिप रिंग जो होती वो कम वोल्टेज बियर करने वाले मटेरियल से बनी होती, तो सस्ता होता वो। अब स्टेशनरी आर्मेचर जो है वो आसानी से इंसुलेट की जा सकती है, इंसुलेशन उस पर प्रोवाइड किया जा सकता है। अब इंसुलेशन की क्यों बात करें, तो बेटा 3 फेज आर्मेचर सर्किट जो है वो कितना वोल्टेज डेवलप कर रहा है, 33 केवी, मतलब किलो वोल्ट्स में वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है। तो फिर इंसुलेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इंसुलेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो आर्मेचर वाइंडिंग हमारी स्टेशनरी है, तो इंसुलेशन हमारा जो होगा वो अप्लाई करना, मैनेज करना इजी होगा स्टेशनरी आर्मेचर हाई वोल्टेज वाली 3 फेज वाइंडिंग में। अब इंसुलेशन जो कौन सी वाली वाइंडिंग जो घूम रही है, डीसी फील्ड वाइंडिंग, वो कम वोल्टेज कैरी कर रही है, तो उसका इंसुलेशन आसानी से मैनेज किया जा सकता है, ये मैं बता रही हूँ। किसके थ्रू? स्लिप रिंग्स के थ्रू बेटा। वो स्लिप रिंग भी सस्ती होगी, 2 ही होगी,
और इंसुलेट करना भी शाफ्ट से उसको बहुत आसान होगा। इसी तरीके से आर्मेचर वाइंडिंग जो है वो स्टेशनरी आर्मेचर वाइंडिंग अब क्या क्या बियर करेगी हैजार्डस सिचुएशन में। हैजार्डस सिचुएशन मतलब कोई फॉल्ट हो जाता है, तो जब पावर सिस्टम में फॉल्ट होता है तो हाई शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होता है। बेटा पावर सिस्टम पढ़ाऊंगी तब वो सारी चीजें मैं बताऊंगी, पर जब भी फॉल्ट होता है, फॉल्ट का मतलब हाई करंट, तो फॉल्ट जब भी होगा पावर सिस्टम में तो हाई करंट फ्लो होगा और उस हाई करंट को शॉर्ट सर्किट करंट कहते हैं। अब वो शॉर्ट सर्किट करंट बहुत बड़े अमाउंट का है, तो ये जो स्टेशनरी 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग है जो ज्यादा वोल्टेज की है, ये ज्यादा हाई करंट कैरी करेगी, तो उसकी वजह से मैकेनिकल स्ट्रेसेस भी उसमें ज्यादा डेवलप होंगे। पर चूंकि ये पूरी आर्मेचर वाइंडिंग स्टेशनरी है, तो इन मैकेनिकल स्ट्रेसेस की वजह से आर्मेचर वाइंडिंग को ब्रेस करना आसान है। इट कैन बी मोर इजीली ब्रेस टू प्रिवेंट एनी टाइप ऑफ द डिफॉर्मेशन। किसी भी टाइप के डिफॉर्मेशन को रोक पाना स्टेशनरी हाई वोल्टेज वाली 3 फेज वाइंडिंग में आसानी होगी। विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ कि अगर इस वाइंडिंग को हमने रोटर पर दिया होता तो क्या होता, वहां पे फिर हमारे लिए डिफिकल्टी बढ़ चुकी होती हाई शॉर्ट सर्किट करंट के अगेंस्ट डिफॉर्मेशंस घूमती हुई 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग में रोक पाना। उम्मीद है बेटा मेरे शब्दों को आप समझ पा रहे होंगे। मैं सेंटेंसेस बहुत बड़े बड़े बोलती हूँ, पर मेरा इंटेंशन रहता है कि आप लोग समझ जाए उस बात को। बार बार मैं रिपीट भी करती हूँ एक ही सेंटेंस को ताकि आप लोग समझ जाए। आर्मेचर वाइंडिंग जो स्टेशनरी है तो सब्जेक्टेड टू सेंट्रिफ्यूगल फोर्सेस और वाइब्रेशन है ही नहीं। एक तो आर्मेचर वाइंडिंग हाई वोल्टेज वाली 3 फेज सर्किट बहुत बड़ा वोल्टेज कैरी कर रही है, स्टेशनरी घूम नहीं रही, तो ना कोई वाइब्रेशंस ना कोई सेंट्रिफ्यूगल फोर्सेस वहां पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अगर यही हमने आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पे दे दी होती हाई वोल्टेज वाली, तो फिर सेंट्रिफ्यूगल फोर्सेस वाइब्रेशंस कितने ज्यादा उसे बियर करने पड़ते, तो वहां पे हमें मेजर्स ज्यादा यूज करने पड़ते हैं उसको बेस्ट बनाने की, तो फिर खर्चा कॉस्ट बढ़ जाती। यही द बल्क एंड द वेट ऑफ द आर्मेचर वाइंडिंग आर सब्सटेंशियली ग्रेटर देन द वाइंडिंग ऑफ द फील्ड पोल्स। अब हमारी जो डीसी फील्ड वाइंडिंग है जो रोटर पर देकर रखी, उसके रिस्पेक्ट में आर्मेचर वाइंडिंग बहुत बड़ी है, बल्कि है, वेट भी बहुत ज्यादा है। तो जब ऐसी वाइंडिंग को हम स्टेशनरी रखेंगे, बल्कि ज्यादा वजन वाली वाइंडिंग को जब हम स्टेशनरी रखेंगे, तो हमारा जो साइज होगा मशीन का वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर हमने इसी वाइंडिंग को रोटर पे दिया होता ना, तो फिर हमारे मशीन का साइज बढ़ा होता बेटा, क्योंकि हमें वहां पे मेजर्स दूसरी चीजों के रोकथाम के लिए भी लेने पड़ते। रोटेटिंग फील्ड वाइंडिंग कंपैरेटिवली कंस्ट्रक्टेड जो होती है, रोटेटिंग फील्ड वाइंडिंग लाइट होती है वजन में और रोटर पर है, तो फिर उस केस में हम हाई स्पीड वाला ऑल्टरनेटर भी बना सकते हैं, हाई स्पीड वाली सिंक्रोनस मशीन बना सकते हैं बेटा, क्योंकि छोटा स्ट्रक्चर घुमाना है हमें, बड़ा स्ट्रक्चर नहीं घुमाना है। तो वहां पे फिर अगर बड़ा स्ट्रक्चर घुमाना होता तो हम हाई स्पीड नहीं कर पाते, क्योंकि वो बड़े स्ट्रक्चर में ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेसेस डेवलप हुए होते। पर ये छोटा स्ट्रक्चर डीसी फील्ड वाइंडिंग रोटर पर है, तो हमें इसको हाई स्पीड पे घुमाना आसान है। अब स्टेशनरी आर्मेचर वाइंडिंग जो है, तो अब वहां पे कूलिंग पर्पस से हम ज्यादा नंबर ऑफ डक्ट्स दे पाएंगे। अगर यही आर्मेचर वाइंडिंग रोटेटरी होती ना, तो कूलिंग पर्पस से हम उतने डक्ट्स नहीं दे पाते, ये सोच के कि इसका साइज बड़ा ना हो जाए, तो हमें वहां पे उसको कूलिंग डक्ट्स देना, थोड़ा ज्यादा नंबर ऑफ कूलिंग डक्ट्स देना प्रॉब्लमेटिक होता। तो ये फायदा यहाँ पे भी मिल रहा है कि आर्मेचर वाइंडिंग स्टेशनरी है, तो कूलिंग डक्ट्स हम ज्यादा दे पा रहे हैं। तो उम्मीद है आपने सारे एडवांटेजेस समझ लिए होंगे, और बेटा इसी तरीके से एग्जाम में अटेम्प्ट करिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है, जो आपके फील्ड जॉब में, इंटरव्यू में भी काम आ सकता है बेटा। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा, तो प्लीज मेरे आज के लेक्चर को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को अपने कलीग से, अपने फ्रेंड्स के थ्रू, अपने क्लासमेट से भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, और इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट्स में डीप में जाने की कोशिश करिए। बेटा मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, जैसा क्लास टीचिंग होती है वैसा ही मैं एक एक करके टॉपिक लेती जाऊं। अगर मैंने सिंक्रोनस मशीन उठाया है, सिंक्रोनस मशीन में ऑल्टरनेटर पढ़ाना शुरू किया है, तो ऑल्टरनेटर स्क्रैच से टॉप तक मैं पढ़ाऊं, एज इफ आई एम टीचिंग यू इनसाइड द क्लास। तुम लोगों के सामने ऐसा मैं सोचती हूँ कि ऐसा मानते हुए मेरे वीडियोस को आप देखें, तो आप बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे, अपने अंदर उतार पाएंगे। थैंक यू।